पार्ट 2 का हमने रिवीजन कर लिया था। अब हम पार्ट 3 के अंदर ये देखते हैं कि सरलरेखा के अंदर गति जो है इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो पार्ट छोटा सा एकदम है, तो इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो सबसे पहले हमने इसके अंदर कुछ परिभाषा पढ़ी थी। एक तो हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। नंबर 2 हम इसके अंदर इसी के साथ में क्या पढ़ लेते हैं, दूरी, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। फिर आपका आता है वेग, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, और एक आपका आ जाता है चाल, जिसे प्रदर्शित करते हैं स्पीड से। एक आपका आता है त्वरण, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये तीनों सदिश राशि हैं और ये दोनों अदिश राशि हैं। अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था के अंदर हो तो उसके प्रारंभिक बिंदु और उसके अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम जो पथ की लंबाई है उसे क्या बोला जाता है, विस्थापन। और किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो अधिकतम डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है, दूरी। अंतर दोनों के अंदर इतना है कि जो विस्थापन है वो न्यूनतम लंबाई होती है और जो दूरी है वो तुम्हारी क्या होती है, मैक्सिमम लंबाई होती है। दूरी का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, दूरी का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो। लेकिन विस्थापन का जो मान है वो कितना हो सकता है, विस्थापन की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है। अगला अंतर ये है कि विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। अगला अंतर है विस्थापन वेग पर निर्भर करता है और दूरी किस पर निर्भर करती है, चाल पर निर्भर करती है। चूंकि आपका विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या होगा, सदिश, और वेग सदिश है तो त्वरण भी क्या होगा, दूरी अदिश है तो चाल भी क्या होगी, अदिश। बाद में हम इस वेग की परिभाषा देखते हैं तो v बराबर आपका सूत्र आ जाता है x बटा विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। वेग का जो मात्रक है वो क्या होता है तुम्हारा, और वेग का भी सूत्र होता है t माइनस a। उसी तरीके से जो चाल होती है उस चाल का सूत्र होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसी वस्तु की दूरी और लगे समय का जो रेशियो है अनुपात है वो किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड। और ये में सूत्र क्या होता है, m0 n1 माइनस है, मतलब ये सारी चीजें सेम चलती है। फिर अगर हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण का सूत्र होता है v बटा वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। जैसे हम बाइक के अंदर एक्सीलरेटर देखते हैं, जैसे जैसे एक्सीलरेटर को घुमाया जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कह देते हैं इसका त्वरण बढ़ रहा है। अगर अचानक हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है, वेग को क्या करने का काम करता है, कम करता है। और कम को हम प्रदर्शित करते हैं माइनस से, और जब वेग कम होगा समय तो प्लस होना ही है हमेशा, तो त्वरण आपका क्या हो जाएगा, माइनस। और जब त्वरण माइनस होता है तो इसे बोला जाता है मंदन कार्य। तो जो बल लगाते हैं वो वस्तु को मंदा कर देता है, धीमा कर देता है, इस कारण उस बल को कहते हैं मंदन बल, और इस त्वरण को कह देते हैं मंदन त्वरण, या सीधा मंदन कह देते हैं। ठीक है, तो बाद में हम बात करते हैं कि जो त्वरण है इसका विमीय सूत्र, इसका मात्रक क्या होता है तुम्हारा, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र हो जाता है m0 n1 तो इसके बाद में प्रश्न ये आता है कि वेग है, ये त्वरण है, तो त्वरण एक किस प्रकार की राशि है तुम्हारी, सदिश राशि। ठीक है, और इसी त्वरण को अगर हम m से द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करते हैं तो वस्तु पर लगने वाले बल का निर्माण हो जाता है। अब एक परिभाषा आती है निर्देश तंत्र की। किसकी परिभाषा आती है, निर्देश तंत्र की। और वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है। वो तुम्हारे कौन कौन से निर्देशांक है वो देख लो। सबसे पहले हमें सबसे पहले गति की बात करनी है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ में, अगर किसी वस्तु के समय के साथ में स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो वस्तु कौन सी अवस्था के अंदर कहलाती है, गति की अवस्था में कहलाती है। अब वस्तु की गति है वो कई प्रकार से हो सकती है। एक तो वस्तु किसके अंदर गति कर सकती है, आपकी सरलरेखा के अंदर। एक आपकी वस्तु की गति हो सकती है वर्ताकार पथ के ऊपर हो सकती है, या वस्तु की गति जो है वो कंपन घूर्णन भी हो सकती है, या वस्तु जो गति है वो कंपन गति भी कर सकती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर सरलरेखीय जो गति है इसे भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होती है आपकी एक समान गति, और एक आपकी हो जाती है कौन सी, असमान गति। एक समान गति वह गति है जिसके अंदर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। और इसके अंदर समान तो समय रहता है लेकिन इसके अंदर तय होने वाली जो दूरी है वो समान नहीं रह पाती। अब यहाँ से ही पॉइंट निकलता है
कि जब समान समय में समान दूरी तय हो रही है तो कहीं ना कहीं वस्तु का जो वेग है वो भी क्या रहा होगा, समान रहा होगा, और इसके अंदर जो वेग होता है वो आपका कैसा रहता है, असमान वेग रहता है। और जब वेग असमान होता है तो वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जब वेग समान होता है तो वेग में परिवर्तन ही नहीं होता, तो उस समय जो त्वरण होता है जीरो है, जीरो। तो पेपर में प्रश्न आता है उस गति का उदाहरण बताइए जिसके अंदर वस्तु की गति त्वरणहीन दिखाई देती है, तो वो उसका आंसर क्या बनेगा आपकी एक समान गति। और उस गति का उदाहरण बताओ जो आपके चारों तरफ घटित होती है और वो एक समान गति का उदाहरण है, तो हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिराया जाता है और वो कौन सी कंडीशन के अंदर होती है, बाहर की कंडीशन में होती है, तो उसकी जो गति है वो कैसी होती है, और वस्तु का खुद का त्वरण जीरो हो जाता है लेकिन वस्तु ग्रेविटी के त्वरण से नीचे की तरफ गिरती है। इसका मान हम कई बार पढ़ चुके हैं, कितना होता है 9.8। ये है समान गति हमने पढ़ ली। इसका ग्राफ कई बार पूछा जाता है, तो ग्राफ ऐसे लिख दोगे, ये x होता है और ये t और ये ग्राफ सीधी रेखा के अंदर, और असमान रेखा का जो ग्राफ है वो यहाँ x है यहाँ t, तो ये इस तरीके से घटता बढ़ता आपको आगे दिखाई देता है। अगर कोई वस्तु वर्ताकार पथ के ऊपर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। और वृत्तीय गति के अंदर जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपके अलग होते हैं। जैसे हम विस्थापन को x से लिखते हैं तो इसके अंदर किससे प्रदर्शित करते हैं, वृत्तीय गति की है ये, और ये रेखीय गति का। अगर हम रेखीय गति में वेग को v से लिखते हैं तो इसमें किससे लिखते हैं, ओमेगा। इसके अंदर अगर त्वरण को a से लिखते हैं तो इसमें किससे लिखते हैं, अल्फा। अगर इसमें टाइम को t से लिखते हैं तो इसमें भी टाइम को किससे लिखते हैं, t में। इसी प्रकार अगर आप इनकी समीकरण लिखते हो, जैसे हम v बराबर u प्लस at लिख देते हैं तो इसमें लिखा जाता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। दूसरी समीकरण है, अगर आप लिखते हो कि x बराबर ut प्लस 1/2 at², तो वृत्तीय गति के अंदर लिखी जाती है थीटा बराबर ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 अल्फा t²। तीसरी समीकरण अगर हम लिखते हैं v² बराबर u² प्लस का 2ax, तो इसमें समीकरण लिखी जाती है ओमेगा² बराबर ओमेगा नॉट t² प्लस 2 अल्फा थीटा। इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों समीकरणों को सिद्ध करने की विधियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब देखो भाई लोगों, हम पढ़ रहे थे निर्देश तंत्र क्या होता है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए दो अक्षों की सहायता ली जाती है, जिसके अंदर ये आपका विस्थापन अक्ष हो सकता है या आपका टाइम अक्ष हो सकता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, निर्देश तंत्र कह देते हैं। निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या लिखेंगे, ब्रह्मांड के अंदर गति करने वाली किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो तंत्र है वो क्या कहलाता है, हमारा निर्देश तंत्र कहलाता है। और निर्देश तंत्र की जो विमाएं होती है वो x हो सकती है, t हो सकती है और क्या हो सकती है, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि जो x और t के बीच में ग्राफ बनता है उसकी ढाल किसको बताती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेग को। अगर कई बार पूछा जाता है कि वेग और समय का जो ग्राफ होता है उसकी ढाल किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण को, तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर अपने चढ़ते हैं तो आपको गति की समीकरण सिद्ध करनी आनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। बेसिक तो यही था इसके अंदर, वेग त्वरण विस्थापन। एक इसके अंदर नया पढ़ा और डाला हुआ है कि वेग को 2-3 भागों के अंदर बता दिया, तात्क्षणिक वेग, अपेक्षिक वेग, फलाना वेग, ढीघड़ा वेग। तो मैं और वो तुम्हें बता देता हूँ। देखो वेग को भाई लोगों आगे 2 भागों के अंदर और बांटा गया है। वेग आपका कितने भाग का बटा हुआ है, 2 भाग का। एक आपका कौन सा वेग हो जाता है, औसत वेग, और एक आपका हो जाता है तात्क्षणिक वेग। उसी प्रकार से जो हमारा त्वरण है उसे भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो कौन सा है, औसत त्वरण, एक कौन सा है, तात्क्षणिक त्वरण। औसत त्वरण की गणना, औसत वेग की गणना जब करेंगे जब आपके पास में कई प्रकार के वेग होंगे, उन सभी को जोड़कर जितनी संख्या है उनका क्या ले लेंगे, भाग। तो हम जैसे औसत निकालते हैं वो उसका मान यहाँ पे आ जाएगा। और तात्क्षणिक क्या होता है, तात्क्षणिक का मतलब होता है तत्क्षण। क्षण, तो तत् का मतलब हो जाता है किसी विशेष समय पर। क्षण का मतलब क्या हो गया, समय। तो किसी समय विशेष पर गाड़ी का जो त्वरण था उसे क्या बोला जाता है, तात्क्षणिक। अब लिखने के तरीके अलग अलग है थोड़े थोड़े। कैसे कि हम नॉर्मल जो सूत्र लिखते हैं, नॉर्मल जो सूत्र है वेग का, वो हम क्या लिखते हैं, v बराबर x बटा t। अब जब तुम औसत का लिखोगे तो औसत का मतलब क्या होता है, बार लगा दो और बट्टे के अंदर क्या लगा दो, समय लगा दो। अगर तुम इसके द्वारा नहीं निकालना चाहते तो हम क्या लिख देंगे कि कुल वेग बटा वेगों की कुल संख्या, वेगों की कुल। ये डिपेंड करता है कि तुम्हें डाटा किस प्रकार का दिया है वाक्य में, ठीक है। अगर तुम्हें निकालना है तात्क्षणिक त्वरण तो तुम क्या कर दोगे, डेल्टा v बराबर लिमिट t टेंड्स टू 0
डेल्टा x बटा डेल्टा t। और जब ये लिमिट हटती है तो साथ में ये जो त्रिभुज वाले डेल्टा के चिन्ह ये भी हट जाते हैं, तो यहाँ बन जाता है v बराबर dx बटा dt। अगर तुम्हें सवाल के अंदर अवकलन करना है तो तुम्हें इसी समीकरण का उपयोग करना है। और तात्क्षणिक की तुम परिभाषा लिखो तो मैं तो ये कहूंगा कि तुम ये लिखना है v बराबर dx बटा dt। समझ में आ गई कहानी। इसी प्रकार से त्वरण आ जाता है। तात्क्षणिक त्वरण अगर इसके नीचे t लगा देते हैं या i लगा देते हैं, i का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है विशेष समय के ऊपर, तो vi बराबर हो गया dx बटा dt। और इसी प्रकार से ai याद करोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा dv बटा dt। और इसको इस भयानक रूप के अंदर लिखना चाहो तो ai बराबर क्या लिख सकते हो, डेल्टा ai बराबर लिख सकते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो या तो ये लिख दो, फिर आगे लिखना दो, ये समझ में आ गई। बाद में इसके अंदर गति समीकरण ऐसे में कैसे तो नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आज तो सवाल नहीं हो पाएंगे, सवाल तो कर देंगे, लेकिन गति की समीकरण ऐसे करने में तुम्हें बता देता हूँ समाकलन विधि से, ठीक है। फिर कल ग्राफ विधि से कर लेंगे, इसके सवाल करके इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो देखो समाकलन के आपको थोड़े बहुत नियम आने चाहिए, वो साथ साथ में बताता चलूंगा मैं। तो हमें क्या करना है, गति की समीकरण प्रूव करनी है। गति की समीकरण, गति की समीकरण और कौन सी विधि से, कलन विधि से। ये पेपर में ही डाली हुई है, दोनों है उसके बच्चों, कलन और ग्राफ दोनों है। तो देखो मैं याद ही रखना, ठीक है। इसको तुम आगे तुम्हारे हिसाब से पूरा कर लो, ठीक है। याद ही रखना है ए वी ए। अब तुम अवनी को याद रखो, कोई सलोनी को याद रखो, कोई रीना को याद रखो, मीना को याद रखो, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन काम तुम्हारे ए वी ए ही आएगा, ठीक है। तो हम ए वी ए को लेके चलेंगे। कहने का मतलब गति के पहले समीकरण को त्वरण से सिद्ध करेंगे, दूसरी को v से, तीसरी को वापस से ए से है, त्वरण से। तो देखो पहले समीकरण क्या कहते हैं, ये त्वरण की परिभाषा लगाओ। तो a बराबर क्या होता है तुम्हारा dv बटा dt। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a dt बराबर क्या आ गया, dv आ गया। तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, जब समय t बराबर 0 था तो वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग u था। जब वस्तु एकदम फुल स्पीड में चलने लगी तो यहाँ वेग कितना हो गया, फुल वेग, फुल हो गया। तो a बार आ गया तो अंदर क्या हो गया, dt और 0 से t पर यहाँ पे dv का होगा तो हमें यहाँ मिल जाएगा v और लिमिट पड़ी है v से u। ये समाकलन है, समाकलन और ये v डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल होंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा t और ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा। पहले ऊपर वाले लिमिट रखेंगे, v की जगह v माइनस लगा के नीचे वाले लिमिट रखेंगे तो u। अब ये यहाँ पर भी सेम यही सीन करना है, ऊपर अपर वाले लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, और ये यहाँ क्या पड़ा है v माइनस u। 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, a d से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 80 बराबर v माइनस u। इसको पक्षांतरण कर दो थोड़ा अच्छा लगे, तो v बराबर ये क्या हो गया u प्लस 80। ये तुम्हारी गति की तरह से इतना थोड़ा सा काम है। अब भाई लोगों हमने इस a का काम ले लिया, अब गति की दूसरी समीकरण सिद्ध करते हैं। तो v का सूत्र लगाएंगे, v बराबर क्या होता है dx बटा dt। और अभी अभी v का मान हमने काटा है कितना है, u प्लस 80। तो यहाँ पे पटक देते हैं u प्लस 80 बराबर कितना है dx बटा dt। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u प्लस 80 इनटू क्या हो गया dt बराबर क्या गया dx। अब दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन कर दो, ये dt बार है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी है u dt और प्लस यहाँ हो गया dt बराबर यहाँ पे क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस d से ये इंटीग्रेशन कट गया, यहाँ बच गया x। यहाँ पर ये a बार आ गया तो अंदर बच गया a dt, और ये यहाँ पर u बार आ गया तो अंदर बच गया dt। u बार का बार पड़ रहा है, इंटीग्रेशन ने d को काट दिया तो यहाँ क्या बच गया d, और प्लस a की घात 1 है तो हम पढ़ते हैं कि d की घात जितनी उसके अंदर 1 जोड़ दो और जुड़े हुए का क्या दे दो, भाग दे दो, और बराबर में क्या गया x। तो आपको मिल गया x बराबर ut प्लस 1 बटा 2 स्क्वायर। तीसरे समीकरण को सिद्ध करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो आपकी पहली समीकरण थी इसी का स्क्वायर कर दो, और दूसरा तरीका त्वरण से सिद्ध करके बताऊंगा। तो देखो हम पहले समीकरण का स्क्वायर करते हैं, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये तरीका फर्स्ट है इसका। तो हम क्या करेंगे, v बराबर जो u प्लस 80 है इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे भाई लोगों, स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस का 2u 80। अब देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसके अंदर से 2a कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारे पास में
हमारे पास में यहाँ बचेगा 1/2 AT स्क्वायर प्लस का UT, और हम ये जानते हैं इस समीकरण से UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ कितना भटक देंगे x, तो आपके पास v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस का 2a। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कहता है कि आप त्वरण की परिभाषा काम में लो। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है कि a बराबर क्या होता है dv बटा dt, लेकिन मेरे को तो इस समीकरण के अंदर x को भी लेके आना है, तो मैं इस v को ऐसे लिखूंगा कि dv अपॉन dx और इनटू dx अपॉन dt। भाई x से गुणा कर दिया, x से भाग दे दिया, क्यों? क्योंकि सूत्र के अंदर क्या लेके आना था, x लाना था। तो हमने ये देखा कि a बराबर dv बटा dx तो पढ़ा ही है, लेकिन dx बटा dt को भी क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं इस समीकरण के अंदर, हमें पता है, तो यहाँ लिख दिया v। ये dx यहाँ चला गया, तो ये यहाँ गया a dx और यहाँ रह गया a dv। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। जब विस्थापन 0 था तो वस्तु का वेग कितना था, प्रारंभिक वेग था, और जब विस्थापन कितना हो गया, अधिकतम हो गया, तो वस्तु का वेग भी क्या हो गया, फुल हो गया। तो यहाँ से आप बाहर निकालोगे तो यहाँ मिलेगा ax माइनस 0, और यहाँ v की घात आ जाएगी 2/2, और लिमिट आ जाएगी v और u, इसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये तो आपको मिल जाएगा ax और बराबर ये 2 नीचे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया 2ax, और v की जगह v लिखेंगे तो v स्क्वायर, और u की जगह u लिख दो u स्क्वायर, पक्षांतर कर देंगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का क्या हो गया यहाँ पे 2ax। तो दोनों समीकरण सही है। अब ये करना है, क्या करना, तो इस तरीके से हमने मात्र 6 मिनट के अंदर गति की तीनों समीकरणें क्या कर दी, सीधे कर दी। तो मैं पेपर के अंदर भी ये स्पीड रखनी पड़ेगी, तब पूरा पेपर हल होगा। अगर इससे कम स्पीड पे करोगे तो फिर पेपर छूटने की संभावना पूरी है। अगर पेपर पूरा करके दोगे तो भी उसके अंदर पूरी बातें नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, तो आज पूरा इतने रखेंगे, कल तीसरे पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।